दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं तुलसा किंग सीजन 2। पहला सीजन मैं ऑलरेडी 1 साल पहले अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। जिसने भी अभी तक नहीं देखा जाकर देख ले। बहुत ही मजेदार सीजन था और सेकंड सीजन की स्टोरी उसके आगे से ही शुरू होने वाली है। ये एक बहुत ही जबरदस्त खूंखार बूढ़े की कहानी है जिसका नाम है ड्वाइट मैनफ्रेडी। मैनफ्रेडी अपने बॉस को बचाने के लिए जेल में चला जाता है और जब वो एक लंबी सजा काट कर आता है तो उसका बॉस उसे टल्सा भेज देता है और कहता है जाओ वहां जाकर राज करो। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था क्योंकि वहां पर पांव जमाने के लिए मैनफ्रेडी को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर जब वो अपनी टीम बनाकर वहां पर राज करने लगता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको धोखा दे देती है और उसे पुलिस में पकड़वा देती है। अब आगे फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं जब मैनफ्रेडी को जेल में लाया जाता है तो वहां उसका सारा पर्सनल सामान जब्त कर लिया जाता है और उसे एक सेल में डाल दिया जाता है। उस सेल में पहले से ही कैदी मौजूद थे जिसमें एक कैदी मैनफ्रेडी को देखकर गालियां देने लगता है और उसे बहुत बुरा भला कहता है। लेकिन मैनफ्रेडी उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना चुपचाप हार्लन के पास जाकर बैठ जाता है जिसको दूसरे कैदी ने बहुत ही बुरे तरीके से पीटा था। फिर मैनफ्रेडी उससे बात करने लगता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। हार्लन बताता है कि मैं यहाँ पर एनर्जी स्कैम के मामले में आया हूँ जिसमें मैंने गवर्नमेंट से खेतों में टरबाइन्स लगाने के लिए सब्सिडी ली थी ताकि खेतों में ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करवा सकूं। लेकिन मैंने सारे पैसे जुए में उड़ा दिए जिसके चलते मुझे 8 साल की सजा मिल गई। लेकिन अब मुझे यहाँ पर डर लगता है। फिर मैनफ्रेडी उससे पूछता है कि तुम्हें वहां कितने पैसे मिले थे। हार्लन बताता है कि मुझे $2.5 मिलियन मिले थे। फिर मैनफ्रेडी कहता है कि तुम्हें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई तुम्हें छोटा मोटा काम जरूर देगा, लेकिन तुम्हें उसका कोई काम नहीं करना बल्कि उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे और फिर वो तुमसे अपनी गुलामी करवाएंगे। और हाँ, एक और खास बात, हमें जेल में आते ही सबको अपनी पावर का मैसेज दे देना चाहिए वरना लोग हमें कमजोर समझेंगे। इतना बोलकर मैनफ्रेडी खड़ा हो जाता है और परेशान करने वाले कैदी को खूब मारता है। फिर वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। फिर वो हार्लन को कहता है कि अब तुम्हें खुद की जान बचाने के लिए किसी को पैसे देने होंगे, यानी कि मुझे। दूसरी तरफ मैनफ्रेडी की गैंग उसके जेल में जाने से परेशान थी। टीना कहती है ये सब कैसे हुआ। फिर गुडी बताता है कि मैनफ्रेडी किसी को भी अपनी सभी बातें नहीं बताता था। फिर उनका एक साथी बोदी कहता है कि हमें लॉयर चाहिए होगा, लेकिन टीना कहती है अब मुझे होटल जाना है। फिर वो मिच के साथ वहां से चली जाती है जबकि बाकी लोग ये सोचकर कंफ्यूज थे कि मैनफ्रेडी के बिना अब वो आगे क्या करेंगे। तभी मिच और टीना के जाने के बाद ग्रेस कहती है कि अगर ऑफिसर्स ने मैनफ्रेडी के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी तो शायद मैनफ्रेडी ने जो बकर गैंग को मारकर गाड़ दिया था उसका राज भी सबके सामने आ जाएगा और वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा और उसके साथ साथ हम भी फंस जाएंगे। लेकिन टाइसन कहता है कि उन लोगों की लाशों को ढूंढने में पुलिस को 7 जन्म लग जाएंगे। फिर गुडी कहता है कि जब तक मैनफ्रेडी बाहर नहीं आता तब तक पूरे बिजनेस को मैं संभालूंगा। लेकिन उसके इस फैसले से कोई भी खुश नहीं था। अब उनमें से कोई भी कुछ कहता उससे पहले ही गुडी कहता है कि चुपचाप बिजनेस की तरफ ध्यान दो और ये सोचो कि कैसे उसको आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट डे मैनफ्रेडी जेल से कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा था। कुछ देर बाद कोर्ट में मैनफ्रेडी पर मुकदमा चलाया जाता है जिसमें सामने वाला वकील कहता है कि मैनफ्रेडी एक जाना माना क्रिमिनल है और यहाँ पर वो नशे का बिजनेस करके गुंडागर्दी करता है। जज साहब, उसने ऐसे ऐसे क्राइम किए हैं कि उसको कभी भी बेल नहीं मिलनी चाहिए। फिर मैनफ्रेडी उस वकील को कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, यहाँ मेरा परिवार भी मौजूद है और अब मैं पूरी तरह से सुधर चुका हूँ। अब क्योंकि मैनफ्रेडी का क्राइम रिकॉर्ड काफी समय से बिल्कुल साफ था इसलिए जज साहब उसे बेल करवाने के लिए $3 मिलियन जमा करवाने को कहते हैं। तभी टीना खड़ी होती है और कहती है कि मैं मैनफ्रेडी की बेटी हूँ और मैं अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर बेल के पैसे भर दूंगी। फिर जज भी इस बात से मान जाता है। तभी कुछ देर बाद मैनफ्रेडी और टीना वहां से निकलकर बाहर आ जाते हैं लेकिन मैनफ्रेडी के पीछे अब मीडिया वाले पड़ चुके थे। तभी उनमें से एक पूछता है क्या आप पीट की फैमिली के लिए काम करते हो। ये बात सुनकर मैनफ्रेडी भड़क जाता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है।
दूसरी तरफ एक ऑफिसर स्टेसी को जाकर बताता है कि मैनफ्रेडी जेल से छूट गया है। ये बात सुनकर स्टेसी कहती है कि अब मुझे डर लग रहा है, इसलिए प्लीज मुझे कहीं और ट्रांसफर कर दो। लेकिन ऑफिसर कहता है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा और तब तक हम मैनफ्रेडी पर नजर रखेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं जेरी नाम का एक आदमी न्यूयॉर्क में चीकी के पास जाता है और बताता है कि तुम्हारे धंधे के बाकी लोग तुमसे डर नहीं रहे। शायद उन्हें लगता है कि तुम अपने पिता के सामने कमजोर हो और मैनफ्रेडी ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। अब तुमको फिर से खुद को साबित करना होगा। फिर चीकी कहता है कि मैंने उन सभी लोगों को हमारी फैमिली से बाहर निकाला है। फिर जेरी कहता है कि तुम्हें बाकी की चीजों पर भी अपना कंट्रोल दिखाना होगा। फिर चीकी जेरी की ये बात मान लेता है, लेकिन वो अंदर से काफी परेशान था। तभी विंस कहता है कि तुम्हारे पिता लोगों को बहुत ही अच्छे से संभालते थे, अब तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन ये बात सुनकर चीकी का गुस्सा और भी भड़क जाता है। दूसरी तरफ ऑफिसर्स अब भी मैनफ्रेडी और टाइसन का पीछा कर रहे थे। तभी मैनफ्रेडी टाइसन से उसके पिता के बारे में बात करने लगता है, जो कि टाइसन को मैनफ्रेडी के साथ काम करता देख बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तभी उन दोनों की नजर उन ऑफिसर्स पे पड़ती है। टाइसन गाड़ी घुमाकर उनको चकमा दे देता है। तभी हम देखते हैं कि मैनफ्रेडी की पूरी टीम मैनफ्रेडी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर जैसे ही मैनफ्रेडी वहां पर आता है तो सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी उसकी नजर एक बॉडी बिल्डर पर जाती है। मिच कहता है कि वो मेरा कजन है माइकल, जिसको सब लोग बिग फुट कहकर बुलाते हैं। अब से ये हमारे काम में हेल्प करेगा, क्योंकि हमें भी काफी ताकत की जरूरत है। फिर जब मैनफ्रेडी बिग फुट से मिलता है तो उसको महसूस होता है कि ये काफी शांत किस्म का इंसान है। लेकिन बिग फुट कहता है कि अगर कोई मुझसे ठीक ढंग से बात ना करे या मेरी फैमिली को परेशान करे तो मैं उसकी पिटाई कर देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए किसी को भी मार सकता हूँ। ये बात सुनकर मैनफ्रेडी खुश हो जाता है और उसे अपने काम पर रख लेता है। फिर मैनफ्रेडी उन सबको अपने नए प्लान के बारे में बताता है, क्योंकि वो अपना व्यापार और बढ़ाना चाहता था। दरअसल मैनफ्रेडी का प्लान हार्लन के 12.5 मिलियन के विंड फार्म वाले प्रोजेक्ट को पूरा करने का था, ताकि उनको भी फायदा हो। फिर उसकी पूरी टीम ये काम करने के लिए मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे मैनफ्रेडी अपने घोड़े को देखने के लिए जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्पेंसर से होती है। फिर स्पेंसर बताती है कि आपके घोड़े को केले बहुत पसंद है। लेकिन इतने में वहां पर मार्गरेट भी आ जाती है और बताती है कि कल मेरा एक फंड रेजर इवेंट है और मेरा एक कार्ल नाम का दोस्त इसमें मेरी काफी हेल्प कर रहा है, और वो पूरे ओक्लाहोमा का सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी है, और साथ में वो ऑयल और नशे की भी खेती करता है, जिसमें वो खूब पैसा कमाता है। जब तुम उससे मिलोगे तुम्हें बहुत मजा आएगा। फिर मैनफ्रेडी कहता है कि फिर तो मैं उससे जरूर मिलूंगा। कुछ देर बाद मैनफ्रेडी और टाइसन देखते हैं कि वो ऑफिसर्स फिर से उनका पीछा कर रहे हैं। फिर मैनफ्रेडी कहता है कि गाड़ी को साइड में लगा लो। उनको देखकर ऑफिसर्स भी अपनी गाड़ी रोक देते हैं। फिर मैनफ्रेडी उनको कहता है कि आप लोगों को जाकर टेररिस्ट को पकड़ना चाहिए, लेकिन ऑफिसर्स कहते हैं कि तुम स्टेसी से दूर रहना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनकर मैनफ्रेडी चौंक जाता है, क्योंकि स्टेसी अब उससे डर रही थी। फिर रात को जब स्टेसी अपने घर पहुंचती है तो मैनफ्रेडी पहले से ही वहां पर मौजूद था। फिर मैनफ्रेडी स्टेसी को भी बैठने के लिए कहता है। स्टेसी डरती हुई उसके पास जाकर बैठ जाती है और पूछती है, क्या तुम मुझे मारने आए हो? मैनफ्रेडी कहता है, नहीं, मैंने सुना है तुम मुझसे डर रही हो। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। फिर स्टेसी पूछती है कि अगर तुम मुझे मारने ही नहीं आए तो यहाँ क्या करने आए हो? मैनफ्रेडी कहता है, तुम्हारी आंखों में देखने आया हूँ कि क्या सभी प्यार करने वाले लोग यही करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं जेल में था और काफी अकेला था, लेकिन जब मैं बाहर आया तो मुझे तुम मिली। तुमसे मिलकर मुझे जो महसूस हुआ वो आज तक कभी किसी के साथ नहीं हुआ, लेकिन हमारे काम की वजह से हम कभी भी एक नहीं हो सकते थे। फिर भी तुमने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया, इसलिए मैं तुम्हारी और इज्जत करने लगा। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए था कि किसी और ने तुम्हारा इस्तेमाल करके मुझे जेल में भिजवा दिया। फिर इतना कहकर मैनफ्रेडी वहां से चला जाता है। अब मैनफ्रेडी की बातें सुनकर स्टेसी भी काफी हैरान थी। फिर जब मैनफ्रेडी अपनी कार में जाता है तो टाइसन कहता है कि ऑफिसर्स ने कहा था स्टेसी से दूर रहो, और तुम तो उसके घर पर ही पहुंच गए। क्या तुम पागल हो गए हो? मैनफ्रेडी कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर टाइसन कहता है, तुमने एक आदमी के मुंह में गन डाल दी और उसका मुंह फोड़ दिया, और अब तुम बोल रहे हो कि मैं पागल नहीं हूँ। ये बात सुनकर मैनफ्रेडी हंसने लगता है। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों बोदी की नई शॉप पर जाते हैं, क्योंकि उसने अब एक नई शॉप कर ली थी जहां बहुत ही बड़े स्तर पर नशे का सामान बेचा जा रहा था। वहां सर्विंग के लिए रोबोट्स रखे गए थे। फिर मैनफ्रेडी को भी माल ऑफर किया जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं होश में रहने के लिए ये सब नहीं करता। फिर जब वो बोदी से मिलता है तो कहता है कि तुमने हमारे बिजनेस का पूरा चेहरा ही बदल दिया। फिर बोदी कहता है कि हमें शॉप खोलने से पहले अपने नियम बदलने पड़े, जो पहले के नियमों से
से काफी अलग हैं। जैसे अगर कोई नशा करके बाहर जाकर एक्सीडेंट कर देता है तो वो केस हमारे ऊपर आएगा। मैन फ्रेडी कहता है कि लोगों के बुरे काम की सजा उन्हें ही मिलनी चाहिए, लेकिन बोदी कहता है हाँ, नशेड़ी कहीं भी जाए वो नशेड़ी ही कहलाता है। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नई चीजें बताता हूँ। अब हम खेती के जरिए विंड फार्म बिजनेस में घुसने वाले हैं। एक आदमी ने गवर्नमेंट के साथ बड़ा स्कैम किया था, अब हम उसका काम पूरा करेंगे और खेती में गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे। ये बात सुनकर बोदी समझ जाता है कि मैन फ्रेडी अब नशे की खेती करने की तैयारी में है। फिर वो अपनी टीम को कहता है कि अब तुम सब लोग मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि अंदर हाई लेवल के बिजनेसमैन होंगे, वहां तुम सबको अच्छे से बिहेव करना है। फिर वो सब लोग अंदर चले जाते हैं। तभी अरमांड अकेला ही आगे बढ़ता है। फिर मैन फ्रेडी अपने बाकी साथियों को कहता है तुम भी जाकर पार्टी में घुल मिल जाओ। फिर वो अरमांड से पूछता है कि तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। अरमांड कहता है कि मेरे घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मेरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया और अब मैं घर बेचना चाहता हूँ, लेकिन वो भी बिक नहीं रहा। फिर मैन फ्रेडी कहता है तुम घर जाओ और आराम करो, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। उसके बाद मैन फ्रेडी कार्ल और मार्गरेट से मिलता है। मार्गरेट ने कार्ल से मैन फ्रेडी की बहुत ही तारीफ कर रखी थी, इसलिए कार्ल कहता है कि मार्गरेट ने बताया है कि तुम मुझे बिजनेस में टक्कर दे रहे हो। ये बात सुनकर मैन फ्रेडी कहता है कि फिर तो मुझे भी आपके बारे में जानना चाहिए था। फिर वो मार्गरेट की तारीफ करने लगता है और अपने नशे के कारोबार के बारे में थोड़ा बहुत बताता है। ये बात सुनकर कार्ल कहता है कि ये मेरा बिजनेस है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। मैं जानता हूँ दूसरे के बिजनेस में टांग अड़ाना तुम्हारी आदत है। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या मैं बुरा इंसान हूँ? फिर कार्ल कहता है कि मैं जानता हूँ तुम न्यूयॉर्क से आए हो और तुम्हारे जैसे छोटे मोटे गुंडे किसी छोटे से शहर में जाकर उस पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन ये जगह हमारी है और हम तुम्हें खा जाएंगे, किसी को तुम्हारे बारे में पता तक नहीं चलेगा। फिर जब मैन फ्रेडी उसको घूरने लगता है तो कार्ल कहता है कि मुझे तुम्हारी आंखों से डर नहीं लगता, लेकिन मैन फ्रेडी कहता है तुम्हें डर लगना चाहिए। दूसरी तरफ गूडी कैसीनो में काम कर रहा था। तभी उसके पास जेरी की कॉल आती है। फिर फोन उठाने पर जेरी उसकी बात चिकी से करवाता है। चिकी कहता है जेरी को मैंने कैद कर रखा है क्योंकि उसको लगता है कि मैं माफिया फैमिली नहीं संभाल पाऊंगा। फिर चिकी जेरी को मार देता है। ये देखकर गूडी को बहुत ही दुख होता है। फिर अगले दिन मैन फ्रेडी और टाइसन जब होटल से निकलते हैं तो मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं। फिर वो उससे न्यूयॉर्क की यूनिवर्स फैमिली और मैन फ्रेडी के बड़े डॉन बनने के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन मैन फ्रेडी टाइसन के साथ अपनी कार में बैठता है और वहां से निकल जाता है। तभी न्यूज में ये दिखाया जाता है कि मैन फ्रेडी अब टल्सा किंग बनता जा रहा है। अगले सीन में हम ओक्लाहोमा के छोटे से शहर में बिल बेलाविया नाम के एक काउबॉय को देखते हैं जो एक बहुत बड़ा रेंच मालिक था। तभी उसके पास कार्ल का फोन आता है और वो बताता है कि तुम्हारे शहर में मैन फ्रेडी आया है। फिर बिल कहता है हाँ मैं उसको जानता हूँ, वो न्यूयॉर्क में रहने वाली एक फैमिली का छोटा मोटा गुंडा है, लेकिन कार्ल उसे बताता है कि वो तुम्हारे टल्सा पर कब्जा कर रहा है। अब उसने वहां पर बार और कैसीनो भी खोल दिए हैं और अब उसकी नजर नशे की खेती पर है। मैं चाहता हूं कि तुम उसको सबक सिखाओ। फिर ये बात सुनकर बिल सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ मैन फ्रेडी भी सोच सोचकर परेशान था कि वो अपने कैसीनो में आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करेगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मिज क्लब में गाना गा रहा था क्योंकि अब उसका बैंड बनाने का सपना पूरा हो चुका था। मैन फ्रेड भी अपनी टीम के साथ वहां पर एंजॉय कर रहा था। तभी कुछ देर बाद वहां पर एक काउबॉय आता है और गैम्बलिंग में अपने सारे पैसे हार जाता है। फिर गूडी कॉम्प्लीमेंट में उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन काउबॉय उसको इग्नोर कर देता है। दरअसल वो यहाँ मैन फ्रेडी के ऊपर नजर रखने के लिए आया था, लेकिन वो चुपचाप वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि अगले दिन टाइसन रैपिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसके पास मैन फ्रेडी का फोन आता है। फिर टाइसन उसको होटल के बाहर खड़े रिपोर्टर्स के बारे में बताता है, लेकिन मैन फ्रेडी कहता है कि तुम अंदर आने की एक्टिंग करो। फिर टाइसन रिपोर्टर्स के बीच में से होता हुआ आगे बढ़ता है और अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ मैन फ्रेडी टीना के साथ उसकी कार में वहां से निकल जाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स उसे देख लेते हैं, इसलिए वो लोग मैन फ्रेडी का पीछा करने लगते हैं। इस बात से अनजान मैन फ्रेडी और टीना टल्सा में अपने लिए काफी शानदार घर देखने के लिए आए हुए थे, क्योंकि मैन फ्रेडी वो जगह 2 सालों के लिए लीज पर ले रहा था ताकि वो टीना के साथ वहां पर रह सके। लेकिन टीना कहती है कि ये घर काफी महंगा है, पापा मुझे लगता है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। फिर मैन फ्रेडी कहता है बेटा जरा इमेजिन करो कि तुम्हें यहाँ खाना बनाने में कितना मजा आएगा। फिर टीना कहती है डैड मैं खाना नहीं बनाती। फिर मैन फ्रेडी कहता है तो यही सोच लो कि खाना ऑर्डर करने में कितना मजा आएगा। ये बात सुनकर टीना हंसने लगती है। फिर वो दोनों ये घर खरीदने के लिए डिसाइड कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिल अपने निशाने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहां पर काउबॉय आ जाता है।
फिर बिल कहता है कि वो जगह तुम्हें कैसी लगी। काउबॉय कहता है कि मैन फ्रेडी एक बूढ़ा आदमी है और वो पहले न्यूयॉर्क की किसी फैमिली के लिए काम किया करता था। मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसके पास काफी सारे गुंडे थे। लेकिन हाँ, एक बात गौर करने वाली है, वो उस बार में काफी पैसे कमाता है। फिर बिल कहता है कि वो मेरे इलाके में पैसे कमा रहा है। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। हम लोग यहाँ पर 4 पीढ़ियों से हैं, लेकिन फिर भी उन न्यूयॉर्क से आए लोगों ने मुझसे यहाँ पर काम करने की परमिशन तक नहीं ली। शायद मैं उनको काम करने देता, लेकिन अब उन्हें इस चीज की सजा मिलेगी। दूसरी तरफ कार्ल अपने ऑफिस में डायलन नाम के एक बहुत बड़े वकील को बुलाता है। कार्ल कहता है कि मैं अपने बिजनेस को संभालने में काफी स्मार्ट हूँ, मुझे किसी भी कंपटीशन का पहले से ही अंदाजा लग जाता है और इस वक्त मैन फ्रेडी मेरा कंपटीशन है, उसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अब तुम्हें ही मेरे लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। फिर डायलन कहता है कि आप यहाँ के सबसे बड़े नशे के कारोबारी हैं, आपको मैन फ्रेडी जैसा छोटा आदमी कंपटीशन कैसे दे सकता है। फिर कार्ल कहता है कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यही मेरे लिए काफी बड़ी बात है। बस ये समझ लो कि वो मेरे रास्ते में आ रहा है, इसलिए उसको कैसे हटाना है ये तुम्हें पता है। डायलन कहता है कि मैं इस चीज को पर्सनली संभालूंगा और ये बात सुनकर कार्ल खुश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं अरमांड और टाइसन दोनों मिलकर बिजनेस के बारे में बातें कर रहे थे ताकि वो थोड़ा और पैसा कमा सकें और इसी के साथ टाइसन को किसी से बदला भी लेना था। फिर वो दोनों इस काम के लिए फ्रेड और मिच की हेल्प लेने के बारे में सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ टीना मैन फ्रेडी को छोड़कर चली जाती है क्योंकि उसको अपने बच्चों के पास जाना था। फिर मैन फ्रेडी अरमांड से कहता है कि तुमने अभी तक मुझे मेरा हफ्ता नहीं दिया। फिर अरमांड कहता है कि मैं बहुत ही जल्दी पहुंचा दूंगा। तभी हम देखते हैं कि स्पेंसर मैन फ्रेडी के नए घोड़े लेकर आती है जो कि उसको काफी पसंद आते हैं। इतने में मार्गरेट भी वहां पर आ जाती है और कहती है कि तुम बार बार यहाँ क्यों आते हो। मैन फ्रेडी कहता है कि यहाँ पर एक काफी खूबसूरत लड़की है और मैं उसको देखने के लिए ही आता हूँ। फिर मार्गरेट कहती है कि क्या तुम्हें उसे बाहर घुमाने नहीं ले जाना चाहिए। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि फिलहाल मैं थोड़ा कोर्ट में बिजी हूँ, लेकिन एक ना एक दिन मैं उसे जरूर लेकर जाऊंगा। फिर मैन फ्रेडी वहां से सीधा कोर्ट में जाता है जहां ओपोनेंट वकील मैन फ्रेडी से सवाल पूछता है कि क्या तुम अपना केस खुद लड़ोगे। मैन फ्रेडी कहता है हाँ, क्योंकि जेल में मेरे पास वकालत करने का काफी समय था, इसलिए मुझे इस चीज का पूरा एक्सपीरियंस है। जज कहता है कि तुम्हें पता है ना कि अगर तुम इस केस को हारे तो तुम्हें 10 साल की सजा होगी। मैन फ्रेडी कहता है जी सर। वहीं ओपोजिशन में डायलन आकर दूसरे वकील को कहता है कि इस केस को मैं लड़ूंगा। फिर जज पूछता है कि आपके जैसा इतना बड़ा वकील इस छोटे से केस में दिलचस्पी क्यों ले रहा है। डायलन कहता है कि मैं सच्चाई के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर मैन फ्रेडी धीरे से गाली दे देता है। फिर जज साहब मैन फ्रेडी को कहते हैं क्या बोले तुम। फिर मैन फ्रेडी बात को पलट जाता है और कहता है जज साहब मैंने कहा कि ये काफी ईमानदार वकील है, और फिर वो हंसने लगता है। दूसरी तरफ टीना होटल में मैन फ्रेडी की बहन से मिलने जाती है और बताती है कि डैड यहाँ पर मेरी काफी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे डर लगता है कि वो फिर से जेल में ना चले जाएं, और अगर वो जेल गए तो मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी। फिर उसकी बुआ कहती है बेटा अब तुम्हें अपनी नई लाइफ की शुरुआत करनी चाहिए। टीना कहती है हाँ, अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं अपने पापा के बिजनेस में हेल्प करूंगी और यही मेरी नई लाइफ है। फिर उसकी बुआ कहती है क्या मैं भी तुम्हारी इस काम में हेल्प कर सकती हूँ। टीना कहती है जी हाँ, मैं भी यही चाहती थी। तभी हम देखते हैं चिकी और विंस जब अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे तो विंस के पास एक अनजान नंबर से बिल का फोन आता है और कहता है कि चिकी को फोन दो। फिर बिल की बातें सुनकर चिकी उस पर भड़क जाता है और कहता है कि मेरे डैड के मर जाने के बाद मुझे दुनिया भर से फोन आए क्योंकि वो न्यूयॉर्क के सबसे बड़े डॉन थे, लेकिन तुमने मुझे फोन तक नहीं किया। तुम्हारी ये हरकत मैं याद रखूंगा। फिर बिल कहता है कि तुम्हें इज्जत की बात करनी है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने मेरे इलाके में बिजनेस स्टार्ट किया था और ये काम करने से पहले तुम्हें मेरे पास पैसे भिजवाने चाहिए थे। फिर चिकी कहता है क्या तुम टल्सा की बात कर रहे हो। बिल कहता है हाँ, और तुमने नियमों का उल्लंघन किया है। ये बात सुनकर चिकी कहता है कि मैं तुम्हें 1-2 दिन में सब कुछ पता करके फोन करता हूँ। दूसरी तरफ टल्सा में मैन फ्रेडी अपने काम के बारे में बोदी से बात कर रहा था। बोदी बताता है कि मैंने एक नया ऐप बनाया है जिससे हमें लोगों के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन आदमी कौन सी ड्रिंक पीता है और कौन से नशे करता है। ये बात सुनकर मैन फ्रेडी कहता है कि ये ऐप काफी अजीब है। फिर बोदी पूछता है कि तुम विंड फार्म के ऊपर क्या करने वाले हो। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि कल मैं इसके लिए एक आदमी से मिलूंगा जिसको इसके बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिच, अरमान, टाइसन और फ्रेड डोनी की कार शॉप में जाते हैं और वहां जाकर कार के नीचे से पंप में से एक पार्ट काटना शुरू कर देते हैं। फिर टाइसन बताता है कि ये पार्ट प्लेटिनम से बना है
जिसको कैट कहा जाता है, और इसके हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर मिच कहता है कि जाकर सभी कारों में से कैट को काट डालो, और ये बात सुनते ही वो लोग यहाँ पर पड़ी सभी कारों में से कैट को निकालने लगते हैं। नेक्स्ट डे मैन फ्रेडी के पास एक ब्रोकर का फोन आता है और वो बताती है कि सर, मैंने पेपर वर्क पूरा कर लिया है और आज रात में चाबी आपकी बेटी को दे दूंगी। मैन फ्रेडी कहता है अच्छी बात है। दूसरी तरफ डोनी एक आदमी को कार दिखा रहा था। फिर जब वो आदमी कार चलाकर देखता है तो उस कार में से आवाजें आनी शुरू हो जाती है। फिर डोनी देखता है कि उस कार में से कैट चुरा ली गई है, और यही नहीं बल्कि उसकी सभी कारों में से कैट चुरा ली गई थी, और इस बात से वो परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ मैन फ्रेडी हार्लन से मिलने के लिए जाता है। हार्लन उससे मिलकर काफी खुश होता है और बताता है कि मुझे मेरियन की जेल में भेजा जा रहा है। मैन फ्रेडी कहता है कि वो अच्छी जगह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे विंड फार्म के प्रोजेक्ट को खरीदना चाहता हूँ। फिर हार्लन कहता है कि इसके लिए तुम्हें काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी और खाली खरीदने से काम नहीं चलेगा, उसको चलाने के लिए भी तुम्हें बहुत सारे पैसे लगेंगे। मैन फ्रेडी कहता है कि मैं तुम्हें $5 मिलियन दूंगा और वो पैसे तुम्हारी दूसरी जेल में प्रोडक्शन के लिए काफी काम आएंगे। अब हार्लन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। फिर जाते जाते मैन फ्रेडी उसको सलाह देकर जाता है कि तुम ये पैसे भी जुए में मत हार जाना। फिर मैन फ्रेडी टायसन को लेकर जॉर्ज से मिलने के लिए बैंक में जाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया, अब हमें $5 मिलियन का लोन चाहिए। फिर जॉर्ज कहता है कि मैं तो सिर्फ $10,000 का ही लोन दे सकता हूँ, आपको मेरी बॉस कैरन से मिलना होगा। फिर मैन फ्रेडी कैरन से मिलकर कहता है कि मुझे $5 मिलियन का लोन चाहिए क्योंकि मैं विंड फार्म से फ्रेश एनर्जी बनाने का स्टार्टअप करने वाला हूँ। फिर कैरन कहती है सर, हम लोग $3 लाख से ज्यादा लोन नहीं कर सकते। मैन फ्रेडी कहता है इतना भी चलेगा। फिर कैरन उससे काफी सारे पेपर्स और डिटेल मांगती है। मैन फ्रेडी कहता है कि मेरे पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है। फिर कैरन उसका लोन करने से मना कर देती है। फिर मैन फ्रेडी बताता है कि मेरे इस प्रोजेक्ट से दुनिया को काफी ज्यादा फायदा होगा, लेकिन कैरन बिना पेपर्स के लोन करने को तैयार ही नहीं थी। फिर मैन फ्रेडी गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर जब वो अपने होटल में जाता है तो थोड़ी देर बाद उससे उसकी बहन जोआना मिलने आती है। फिर मैन फ्रेडी उसको देखकर चौंक जाता है। फिर जोआना कहती है कि मैं अब न्यूयॉर्क में नहीं रहना चाहती, टीना ने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है और अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही रहने के बारे में सोच रही हूँ। टीना ने मुझे तुम्हारे केस के बारे में भी सब कुछ बता दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें वकीलों से बात करके कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि तुम टीना को पहले भी एक बार जेल में जाकर अकेला छोड़ चुके हो और अगर फिर से ऐसा हुआ तो वो अंदर से टूट जाएगी। फिर मैन फ्रेडी अपनी बहन को ड्रिंक देता है और कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई। फिर मैन फ्रेडी वहां से निकलकर मिच के पास जाता है और उसके साथ खाना खाने लगता है। तभी पीछे से डोनी आकर बताता है कि सर, किसी ने मेरी शॉप में घुसकर हर कार में से कैट चुरा ली है। डोनी को पता था कि ये काम किसका है, लेकिन फिर भी वो उन पर इल्जाम नहीं लगाता और कहता है कि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, इंश्योरेंस के पैसे आने में भी समय लगेगा। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि तुम्हें प्रोडक्शन की जरूरत होगी, तुम एक काम करो, 2 कार मेरी बेटी और बहन को दे दो और बदले में मैं चोरों को ढूंढकर तुम्हारे आधे कैट तुम्हारे पास वापस भिजवा दूंगा और इसी के साथ तुम्हारी शॉप की रखवाली के लिए कुत्ते भी भिजवा दूंगा। ये बात सुनकर डोनी मान जाता है। फिर वो मिच को उसे आधी कैट वापस देने के लिए कहता है, लेकिन मिच कहता है कि हमने काफी मेहनत की है। मैन फ्रेडी कहता है कि वो बुरा आदमी नहीं है, प्लीज उसे वापस कर दो। फिर मैन फ्रेडी वहां से निकलकर डायलन के पास जाता है और कहता है कि हमें अपनी डील कोर्ट के बाहर करनी चाहिए। फिर डायलन उससे ऑफर पूछता है। मैन फ्रेडी कहता है कि $1,000 का फाइन और कुछ घंटों की कम्युनिटी सर्विस, लेकिन मैं जेल में नहीं जाऊंगा। डायलन कहता है कि तुम मुझसे सौदा करने की हालत में नहीं हो। मैन फ्रेडी कहता है ये कोई बड़ा केस नहीं है, ये बात तुम भी जानते हो। तभी डायलन के पास उसके घर से फोन आता है। तभी मैन फ्रेडी की नजर डायलन के ऑफिस में पड़े कार्ल के पर्सनल फोन और उसके कुछ पेपर्स पर पड़ती है, जिनको देखकर वो समझ जाता है कि डायलन को कार्ल ने ही भेजा होगा। फिर मैन फ्रेडी उससे पूछता है कि तुम ये केस मेरे खिलाफ सब्सिडी के लिए लड़ रहे हो या फिर तुम्हें किसी ने मेरे खिलाफ लड़ने के लिए कहा है। फिर डायलन कहता है कि हम सभी को किसी न किसी को जवाब देना पड़ता है, इसलिए मेरे पास तुम्हें जेल में भिजवाने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मिच डोनी से मिलता है और कहता है कि मैंने चोरों से तुम्हारे आधे कैट्स तो हासिल कर लिए हैं, कोशिश करूंगा बाकी के भी मिल जाए। लेकिन डोनी इस बात से ज्यादा खुश नहीं था। फिर वो पूछता है तुम्हें वो चोर कहाँ मिले। मिच कहता है कि वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि वो काफी खतरनाक है। फिर वो डोनी की एक्टिंग की तारीफ करता है, जिसके कारण डोनी खुश हो जाता है।
फिर मिच डोनी से एक कार के बारे में पूछता है। डोनी कहता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ कुछ समय बाद फ्लोरिडा शिफ्ट होने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर मैं वहां गया तब मैं इसको बेचने के बारे में सोचूंगा। फिर मिच वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि रात को बोदी के क्लब में जोरों शोरों से धंधा चल रहा था, जहां पर काफी सारे लोग नशे का सामान खरीद रहे थे। तभी मैन फ्रेडी जोआना को लेकर वहां पर आता है और बताता है कि यहाँ पर कोकीन लीगल है, और ये बात सुनकर जोआना चौंक जाती है। फिर वो उस जगह की तारीफ करने लगती है। फिर जोआना के लिए वहां पर कई सारी नशे की चीजें मंगवाई जाती है जो उसे काफी पसंद आती है। अब मैन फ्रेडी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। कुछ देर बाद जब मैन फ्रेडी अपना काम कर रहा था, तभी उसके पास एक एम्प्लॉय आती है और कहती है, सर बाहर चलिए, आपको कुछ दिखाना है जिसको देखकर आपको बहुत मजा आएगा। हमारे यहाँ जेली रोल नाम का एक काफी बड़ा सिंगर आया है। मैन फ्रेडी कहता है कि मैंने तो इसका नाम पहले कभी नहीं सुना। तभी जेली रोल मैन फ्रेडी से मिलता है, जो कि असल दुनिया में भी एक पॉप स्टार है। जेली रोल कहता है कि ये जगह मुझे काफी पसंद आई और कल मेरे कॉन्सर्ट के बाद तुम वहां अपना सामान बेचने के लिए भेज सकते हो। मैन फ्रेडी इस बात के लिए मान जाता है। फिर जब जेली रोल सभी को गाना सुनाता है तो मैन फ्रेडी उसकी तारीफ करता है। मैन फ्रेडी को खुश देखकर उसके एम्प्लॉय भी काफी खुश थे। फिर मैन फ्रेडी टाइसन को अपने साथ लेकर होटल की तरफ जाने लगता है और देखता है कि वो रिपोर्टर्स अभी भी होटल के बाहर ही मौजूद हैं। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि अब मैं परेशान हो गया, प्लीज तुम मुझे दूसरे होटल में लेकर चलो। लेकिन टाइसन कहता है, सर आप मेरे घर चलो। फिर नेक्स्ट डे टाइसन की मॉम मैन फ्रेडी को उठाती है क्योंकि वो रात भर टाइसन की बहन के कमरे में ही सोया हुआ था। फिर वो खाना खाने के लिए रूम से बाहर आता है, जहां पर टाइसन के डैड भी मौजूद थे। फिर मैन फ्रेडी उनका शुक्रिया करता है क्योंकि उन्होंने रात को मैन फ्रेडी को इस घर में रुकने की परमिशन दी। फिर टाइसन के डैड कहते हैं कि मैंने न्यूज सुनी, तुम अब काफी बड़े बनते जा रहे हो। लेकिन मैन फ्रेडी कहता है कि न्यूज में दिखाई हुई सभी बातें सच नहीं होती। फिर टाइसन के डैड के जाने के बाद मैन फ्रेडी न्यूज़पेपर पढ़ता है, जिसमें खबर छपी हुई थी कि चाइनीज माफिया भी अमेरिका में घुसकर धीरे धीरे नशे के कारोबार में अपने पांव जमा रहे हैं, और मैन फ्रेडी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अगले सीन में हम देखते हैं गुडी जब बार में बैठा हुआ था तो उसके पास चिकी का फोन आता है। चिकी कहता है कि जेरी मेरा बहुत ही खास दोस्त था, लेकिन फिर भी मुझे उसे मारना पड़ा क्योंकि उसको मारने के पीछे मेरे कुछ पर्सनल रीजन थे। अब तुमने भी मुझे धोखा दिया, इसलिए चीजें बदल गई हैं। तुमने कंसास सिटी में बिल का नाम तो सुना ही होगा, जो कि बहुत ही खतरनाक है। वो टल्सा में मैन फ्रेडी के बिजनेस करने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिर गुडी कहता है कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। फिर चिकी कहता है, तुम मेरी बात सुनो, हमें बिल से डील करनी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इस काम में हेल्प करो और टल्सा मेरे हवाले कर दो। गुडी कहता है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। चिकी कहता है, बदले में तुम जिंदा रहोगे और मैन फ्रेडी के जाने के बाद तुम टल्सा पर राज करोगे। अगर ये काम हो गया तो हम बिल को भी उसका हिस्सा देंगे, ताकि उसको हमारे काम से बिल्कुल भी ऐतराज ना हो। फिर ये बात सुनकर गुडी फोन काट देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं मैन फ्रेडी अपने दोस्तों के सामने कोर्ट में बयान देने की प्रैक्टिस कर रहा था, ताकि कोर्ट में बयान देते वक्त उससे कोई गलती ना हो। सभी को उसकी स्पीच पसंद आती है। फिर बोदी कहता है कि अगर आप नॉन गिल्टी प्रूव हो गए तो आपके सारे चार्ज हट जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनोसेंट हो। दूसरी तरफ मिच और गुडी जब एक साथ थे तो गुडी के पास चिकी का फोन आता है। चिकी कहता है कि बिल तुमसे मिलने आ रहा है, इसलिए ध्यान रखना कि वो मैन फ्रेडी से मिलकर उससे क्या बात करता है। तुम्हें जो कुछ भी पता चले तुम मुझे बताओगे, ताकि हम मैन फ्रेडी के बिजनेस पर कब्जा कर सकें। फिर गुडी ठीक है बोलकर फोन काट देता है। फिर मिच उससे पूछता है कि किसका फोन था। गुडी कहता है, ऐसे ही किसी कंपनी वाले का फोन था, साले परेशान करते रहते हैं। दूसरी तरफ अरमांड की पत्नी क्लारा अरमांड से डिवोर्स लेना चाहती थी। क्लारा की वकील कहती है कि तुम अपने बच्चों को सिर्फ वीकेंड पर ही मिल सकते हो, वो भी क्लारा के सामने। ये बात सुनकर अरमांड क्लारा को कहता है कि तुम मेरे घर पर रहती हो और मुझसे पैसे भी लेती हो, फिर भी तुम मुझे मेरे बच्चों से नहीं मिलने दोगी। फिर क्लारा जवाब देती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम अब क्रिमिनल्स के साथ काम करने लगे हो। भूल गए, एक बूढ़े क्रिमिनल ने तुम्हें हमारे घर की किचन में आकर पीटा था और फिर तुम उसी के साथ काम करने लग गए। ये बात सुनकर अरमांड कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिच मैन फ्रेडी को समझा रहा था कि हम डोनी की कार शॉप को खरीद कर कैसे फायदा कमा सकते हैं, और फिर वो उसको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में भी बताता है जो इसी धंधे से की जा सकती है। ये बात सुनकर मैन फ्रेडी खुश हो जाता है। फिर मिच बताता है कि मेरे अंकल की कार शॉप हुआ करती थी
इसीलिए मुझे इस काम की काफी नॉलेज है। हमें कार के नाम पर बड़ा लोन भी मिल सकता है, जिसको हम धीरे धीरे कारें बेचकर चुका देंगे। कारों की सर्विस करके भी हमें काफी फायदा होगा। ये आइडिया मैन फ्रेडी को काफी पसंद आता है, इसलिए वो कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी डोनी से डील करनी होगी। दूसरी तरफ कार्ल स्पेंसर के साथ मैन फ्रेडी के घोड़ों को देखने जाता है, जो कि उसे काफी पसंद आते हैं। फिर स्पेंसर तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर मार्गरेट आ जाती है। वो कहती है तुम्हें तो अरेबियन घोड़े चाहिए थे ना, लेकिन कार्ल कहता है कि मैं हर एक ऑप्शन को देखने के लिए तैयार हूँ। फिर वो कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारा दोस्त मैन फ्रेडी बहुत जल्दी जेल में जाने वाला है। मार्गरेट कहती है तुम चिंता मत करो, वो कहीं नहीं जाएगा। फिर वो कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए अरमांड से ले सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैन फ्रेडी टीना के साथ घर की शिफ्टिंग का काम देखने के लिए जाता है। तभी वहाँ वैन नाम का एक आदमी आता है और कहता है कि आपका हमारे इलाके में स्वागत है। मैं यहीं पर रहता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये जगह पसंद आई होगी, लेकिन यहाँ के कुछ रूल्स हैं जो आपको मानने ही पड़ेंगे। आपका गैराज पिछले 20 मिनटों से खुला है और इसके लिए आपको $100 का फाइन भरना पड़ेगा। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि घर की शिफ्टिंग चल रही है, इसीलिए वो खुला है। लेकिन वैन कहता है कि ये रूल मैंने नहीं बनाए, बल्कि हम सब ने मिलकर बनाए हैं, इसीलिए आपको मानने ही पड़ेंगे। आपकी हर गलती के बाद आपको फाइन भरना पड़ेगा। फिर अपनी बातें समझाकर वैन मैन फ्रेडी के हाथ में फाइन स्लिप थमाकर चला जाता है। नेक्स्ट डे जब मैन फ्रेडी घर से निकलता है तो घर के बाहर उसे टाइसन मिलता है। इतने में वहाँ पर वैन भी आ जाता है और कहता है कि आपके कचरे के डिब्बे के साथ प्लास्टिक का बॉक्स भी पड़ा है और उसका ढक्कन भी खुला हुआ है, इसके लिए तुम्हें $150 का फाइन लगेगा। उसका एटीट्यूड देखकर मैन फ्रेडी और टाइसन दोनों ही चौंक जाते हैं। फिर टाइसन कहता है इसका तो गेम बजाना पड़ेगा, लेकिन मैन फ्रेडी कहता है जाने दो इसको। दूसरी तरफ कार्ल अरमांड को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि तुम मैन फ्रेडी के साथ फंड रेजर में भी आए थे ना, क्या तुम भी न्यूयॉर्क से आए हो? शायद तुम उसके दोस्त होगे। लेकिन अरमांड कहता है कि मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, बल्कि मैं कभी कभी उसके लिए काम करता हूँ। मेरी फैमिली में मनी प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण मेरा खर्चा जरूरत से ज्यादा बढ़ गया। इसी वजह से मुझे पैसे कमाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। फिर कार्ल कहता है कि जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया तो मैंने भी काफी मेहनत की थी और मेरे पास अच्छे दोस्त भी थे जिन्होंने मेरी हेल्प की। अरमांड कहता है कि मेहनत तो मैं भी करता हूँ, बस मुझे किसी बड़े मौके की तलाश है। फिर कार्ल उसे भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैन फ्रेडी तुम्हें तुम्हारी मेहनत के सही पैसे नहीं देता। अरमांड कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। फिर वो पूछता है कि क्या आपने मुझे मैन फ्रेडी से दुश्मनी करने के लिए बुलाया है? कार्ल कहता है नहीं, बस मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। फिर वो अरमांड को $30,000 देता है और कहता है इसे रख लो, जब मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी तो तुम भी मेरी हेल्प कर देना। अगले सीन में हम देखते हैं कोर्ट में मैन फ्रेडी की सुनवाई चल रही थी। तभी डायलन के पूछने पर गवाह बताता है कि मैन फ्रेडी ने ही स्टेसी को फ्लैश ड्राइव दी थी। गवाही सुनकर जज साहब मैन फ्रेडी से पूछते हैं कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? फिर मैन फ्रेडी खड़ा होता है और कहता है कि मैं स्टेसी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। फिर जब स्टेसी वहां आती है तो बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाती है कि मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी। फिर मैन फ्रेडी पूछता है कि स्टेसी हम पहली बार कब मिले थे? स्टेसी कहती है कि हम दोनों एक बार में मिले थे, जहां मैं अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी करने गई थी। फिर मैंने ही पहली बार तुमसे बात करी और तुम मुझे वहां से स्ट्रिप क्लब लेकर गए। वहां पर हमने काफी मजे किए। फिर हम एक होटल में गए और वहां भी हमने रात भर एंजॉय किया। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि मजे करने के बाद तुमने सुबह मुझसे कहा कि मैं 75 साल का बूढ़ा हूँ और हम दोनों की एज में काफी गैप है। क्या उस दिन के बाद हम दोबारा कभी मिले? स्टेसी कहती है जिस दिन तुम पर हमला हुआ था हम तब मिले थे। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि उसके बाद हम फिर से सोए और तुमने मुझे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिससे तुम्हारी जॉब खतरे में आ सकती थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया। मेरी वजह से तुमने गोली भी खाई। अब कोई मेरे लिए गोली खाए और मैं उसको अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट दूं तो वो मेरा थैंक यू कहने का तरीका है। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि जज साहब स्टेसी ने मेरी जान बचाई और मैंने बदले में उसको गिफ्ट दिया, इसलिए ये बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि मैंने उसको रिश्वत दी। ये बात कहकर मैन फ्रेडी बैठ जाता है। फिर जज साहब दोनों को अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट तैयार करने के लिए कहते हैं और थोड़ी देर बाद फिर से आने के लिए कहते हैं। फिर जब स्टेसी मैन फ्रेडी से मिलती है तो कहती है कि तुम एक अच्छे वकील बन सकते हो। फिर वो बताती है कि मुझे अलास्का में ट्रांसफर कर दिया गया है, ये तो होना ही था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। लेकिन मैन फ्रेडी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खुश नहीं हूँ। ये बात सुनकर स्टेसी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तभी मैन फ्रेडी के पास गुडी का फोन आता है और कहता है कि हमसे मिलने के लिए ओक्लाहोमा का डॉन आया है।
बिल। फिर मैन फ्रेडी वहां से सीधा अपने क्लब में जाता है और बिल से मिलता है। बिल कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तुम पर केस भी चल रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? फिर मैन फ्रेडी कहता है कि मुझे यहाँ पर पीट इनवर्नीज ने भेजा था। बिल कहता है भेजा होगा, लेकिन क्या उसने ये नहीं बताया कि ये मेरा इलाका है? मैन फ्रेडी कहता है नहीं बताया। फिर बिल बताता है कि तुम्हें इतिहास पता होना चाहिए था। आज से 100 साल पहले जू और पीट ने इस शहर की शुरुआत की थी, जो कि मेरे दादाजी के लिए ही काम करते थे। तभी से शिकागो से लेकर वेगास तक पूरा इलाका मेरे परिवार के अंडर आता है। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि जगह उसकी होती है जिसके अंदर उसे लेने का दम हो, और मेरे अंदर वो दम है, इसीलिए तुलसा का किंग अब मैं हूँ। फिर बिल कहता है कि मैं तुमसे बहस करने के लिए नहीं आया, तुम काफी स्मार्ट हो, तुम्हें पता होना चाहिए था कि इस काम में मेरा भी हक बनता है, इसलिए मुझे तुम्हारे काम में से अपना हिस्सा चाहिए। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि अब तक तुम्हें इस इलाके के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि मैं यहाँ पर पैसे कमा रहा हूँ तो तुम यहाँ अपना हिस्सा लेने के लिए आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि तुम जैसा बड़ा आदमी मेरे जैसी छोटी मछली को यहाँ पर काम करने के लिए अकेला छोड़ दे। फिर बिल उसको धमकी देते हुए कहता है लगता है मुझे चीकी से ही बात करनी होगी। ये बात सुनकर मैन फ्रेडी भड़क जाता है और कहता है कि अब मैं चीकी के लिए काम नहीं करता, और बात रही तुम्हारी तो मैं तुमसे लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। फिर बिल समझदारी से काम लेता है और कहता है कि मेरा आदमी काल आकर तुमसे फिर से कुछ नई शर्तों के साथ काम करेगा जो हम दोनों के लिए ही सही रहेगी। इतना कहकर बिल वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग कोर्ट में वापस आ जाते हैं। फिर जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि मैन फ्रेडी को रिश्वत के इल्जाम में दोषी नहीं पाया जाता। ये बात सुनकर मैन फ्रेडी के सभी दोस्त खुश हो जाते हैं क्योंकि मैन फ्रेडी पर से अब ये केस खत्म हो गया था। फिर मैन फ्रेडी डायलन को कहता है कि कार्ल को मेरा हाय कहना। फिर जब मैन फ्रेडी वहां से जाने लगता है तो मीडिया वाले फिर से उससे सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन अब की बार मैन फ्रेडी भागता नहीं बल्कि मीडिया वालों को अपना जवाब देता है कि हमेशा की तरह सच्चाई जीत गई। दूसरी तरफ कार्ल के पास डायलन का फोन आता है और बताता है कि मैन फ्रेडी केस जीत गया। ये न्यूज सुनकर कार्ल भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें बाद में देख लूंगा। उस समय वहां पर कार्ल का दोस्त जैकी भी था जो उन दोनों की बातें सुन रहा था। दूसरी तरफ गुडी के पास चिकी का फोन आता है और वो बताता है कि मैन फ्रेडी ने हमारी डील फिर से नहीं मानी, इसलिए रात को तुम्हारे पास बिल का आदमी काल आएगा, तुम्हें उसको मैन फ्रेडी के पास लेकर जाना होगा, फिर वो मैन फ्रेडी को वहीं पर खत्म कर देगा। ये बात सुनकर गुडी उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन चिकी कहता है कि बिल के साथ हमने भी मैन फ्रेडी को बार बार बचने का मौका दिया था, लेकिन वो खुद ही जिंदा नहीं रहना चाहता। अगले सीन में हम वैन को देखते हैं जो अपने घर पर बैठकर न्यूज देख रहा था। तभी न्यूज में उसे पता चलता है कि उसका पड़ोसी मैन फ्रेडी एक बहुत बड़ा माफिया है और उसके ऊपर मर्डर के भी इल्जाम है। ये न्यूज सुनकर वैन की फट जाती है। फिर वो मैन फ्रेडी के घर पर जाता है और कहता है मैन फ्रेडी भाई, आप यहाँ पर नए आए हो और मैं फोकट में आपके ऊपर फाइन पर फाइन लगाता गया। अब आपको फाइन भरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है यहाँ के रूल्स काफी बकवास हैं, आपको रूल्स फॉलो करने की भी कोई जरूरत नहीं। फिर मैन फ्रेडी उसको थैंक यू कहता है और हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रात को मिच अपने क्लब में गाना गा रहा था। सब लोग उसके सॉन्ग को काफी इंजॉय करते हैं। मैन फ्रेडी की केस जीतने की खुशी में उसके सब दोस्त भी काफी खुश थे। फिर मार्गरेट मैन फ्रेडी को डांस करने के लिए पूछती है, लेकिन इतने में वहां पर गुडी आ जाता है और कहता है कि बिल का आदमी काल आया है, वो तुमसे कुछ बात करने के लिए ही आया है। उस समय मैन फ्रेडी के चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। फिर जोआना पूछती है सब कुछ ठीक तो है ना? फिर मैन फ्रेडी कहता है कि मैं एक आदमी से डील करने के लिए जा रहा हूँ। फिर वहां से बाहर जाने से पहले मैन फ्रेडी बिग फुट को इशारा करता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। फिर मैन फ्रेडी वहां से बाहर जाता है तो काल और गुडी वहां पर बात कर रहे थे। काल कहता है कि बिल ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है और इतना कहकर वो उस पर चाकू से हमला करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से बिग फुट आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। फिर गुडी उसको अपने चाकू से मार मार के खत्म कर देता है। मैन फ्रेडी कहता है कि इसको ठिकाने लगा दो, लेकिन इतने में टाइसन वहां पर आ जाता है और कहता है ये काम मैं कर लूंगा। फिर मैन फ्रेडी वहां से वापस अंदर जाता है। तभी मार्गरेट उसको देखकर काफी खुश हो जाती है। फिर वो उसके चेहरे से खून के दाग साफ करती है और उसके बाद वो दोनों डांस करने लगते हैं। ये सब देखकर जोआना भी काफी चौंक जाती है। फिर नेक्स्ट डे मैन फ्रेडी मार्गरेट के घर से बाहर निकलता है, जिनको देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि इन दोनों में काफी नजदीकियां बढ़ गई है। अगले सीन में हम देखते हैं बिल जब अपने घर पर जाता है तो घर के बाहर प्लास्टिक में लिपटी हुई अपने आदमी की लाश को देखकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।
फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं कि लाश को ठिकाने लगाने के बाद बिगफूट टाइसन को उसके घर छोड़ देता है, लेकिन टाइसन थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उसने पहली बार किसी को ठिकाने लगाया था। उस समय टाइसन के कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था, जिस वजह से वो छुपते छुपाते घर में घुस जाता है। कुछ देर बाद बिगफूट आकर मैन फ्रेडी से मिलता है और कहता है कि सब कुछ ठीक से हो गया, टाइसन भी अच्छे से सीख रहा है। फिर मैन फ्रेड भी अपने घर में आ जाता है, लेकिन जोआना भी उसकी तरह रात भर से सोई नहीं थी। फिर मैन फ्रेडी पूछता है कि तुम सोई क्यों नहीं। जोआना कहती है कि तुम पहले की तरह बदल रहे हो, मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ और कल रात कुछ तो हुआ है जिसके चलते तुमने घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी और पूरी रात सोए भी नहीं। क्या हमारी जान खतरे में है? मैन फ्रेडी कहता है कि कनास सिटी से एक आदमी ने मुझे मारने के लिए एक गुंडे को भेजा था। जोआना पूछती है ऐसा क्यों? फिर मैन फ्रेडी बताता है कि उसे हमारे बिजनेस में से हिस्सा चाहिए। ये बात सुनकर जोआना समझ जाती है कि वो और कोई नहीं बल्कि तुलसा का पुराना माफिया होगा। फिर जोआना कहती है कि तुमने उसके एक आदमी को मार डाला और अब वो बदला लेने के लिए अपने और आदमी भेजेगा, जिससे हम सभी की जान खतरे में पड़ गई। फिर मैन फ्रेडी दुखी होकर कहता है कि मुझे क्या करना है, मैं इस बारे में सोचूंगा। दूसरी तरफ हम टाइसन को देखते हैं जो कि घर से निकल ही रहा था कि बाहर उसको अपने पिता मिल जाते हैं जो कि कार को ठीक कर रहे थे। उसके पिता कहते हैं आओ तुम्हें कार कैसे रिपेयर करते हैं सिखाता हूँ और कार में कौन कौन से पार्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उसके बारे में भी बताता हूँ। अगर तुम ये सीख जाओगे तो ये तुम्हारे काम आएगा। लेकिन टाइसन का पूरा ध्यान फोन पर था। फिर उसके पिता कहते हैं जाओ जाकर कार को चालू करो। फिर टाइसन जाकर कार को स्टार्ट करता है और जैसे ही कार स्टार्ट होती है दोनों बाप बेटा खुश हो जाते हैं। फिर टाइसन अपने पिता को घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे देता है, लेकिन मार्क कहते हैं कि तुम ये पैसे अपनी माँ को देना क्योंकि घर तो वही चलाती है ना, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैन फ्रेडी अपनी बेटी के बच्चों को बॉक्सिंग सिखा रहा था। फिर टीना कहती है तुम दोनों अपने स्कूल के बच्चों को मत पीट देना। मैन फ्रेडी कहता है ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे बच्चों, बॉक्सिंग का इस्तेमाल तुम्हें सिर्फ गलत होने पर ही यूज करना है। फिर बच्चे टीना को हाँ बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मैन फ्रेडी अभी भी परेशान था क्योंकि उसकी परेशानी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। अगले सीन में हम चिकी को देखते हैं जो अपने चमचों के साथ था। फिर चिकी कहता है कि तुम सब लोग इस क्लब में पड़े पड़े हंसते रहते हो, गुडी ने भी हमारा साथ नहीं दिया और बिल का आदमी भी मारा गया। अब वो सुबह से मुझे फोन करके तंग कर रहा है। फिर चिकी जैसे ही बिल का फोन उठाता है बिल उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि मेरे घर के बाहर मुझे मेरे आदमी की लाश मिली है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ क्योंकि तुमने कहा था कि गुडी हमारा साथ देगा। चिकी कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। ये बात सुनकर बिल और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है अबे जानवर की नस्ल के गंजे, अगर मेरी वाइफ ने ये लाश देखी होती तो मैं भी फंस सकता था। फिर चिकी कहता है कि मैं इस बारे में सोचकर तुम्हें फोन करूंगा, लेकिन बिल उसकी बात काटते हुए कहता है कि अब मुझे मैन फ्रेडी किसी भी हालत में मरा हुआ चाहिए। दूसरी तरफ मैन फ्रेडी और टाइसन बोदी की शॉप पर जा रहे थे। मैन फ्रेडी कहता है कि आज मुझे पहले मैं ऐसी लड़ाइयां वाले खतरों के बारे में बताना होगा, लेकिन अब मुझे लड़ाइयां लड़ने में खास इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो दोनों शॉप के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर मैन फ्रेडी सभी कस्टमर्स को 1 घंटे के बाद आने को कहता है और शॉप को खाली करवा देता है। उस समय अरमांड भी वहीं पर था जो कि अपना खाली टाइम पास करने के लिए आया था। फिर मैन फ्रेडी अपनी टीम को वहां पर बुलाता है जिसमें बोदी भी शामिल था। मैन फ्रेडी कहता है कि पिछली रात को एक आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने उसे ठिकाने लगा दिया। ये बात सुनकर बोदी समझ गया कि उनका पंगा अब बड़े माफिया से हुआ है। फिर वो कहता है कि मैं इन सभी चीजों का हिस्सा नहीं बनने वाला और वो इस मीटिंग को छोड़कर अंदर चला जाता है। फिर जब टाइसन उससे बात करने के लिए जाता है तो बोदी कहता है कि मैन फ्रेडी तुम्हारा बॉस होगा, लेकिन मेरा वो पार्टनर है और साथ में इस शॉप को चलाने का काम मेरा है और मैंने तुम्हारे दूसरे गलत कामों में भी हिस्सा दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मर्डर और माफिया के साथ पंगा लूंगा। फिर टाइसन कहता है कि अभी तक हम सब लोग एक साथ मिलकर लड़े हैं और आगे भी ऐसे ही लड़ेंगे, लेकिन बोदी कहता है कि अब मैं और नहीं लड़ूंगा। फिर टाइसन वहां से बाहर आ जाता है और बोदी भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। फिर टाइसन बताता है कि कल रात हमारे बॉस मैन फ्रेडी पर हमला हुआ था। मैंने ऐसी प्रॉब्लम पहले कभी नहीं देखी, लेकिन ये प्रॉब्लम अचानक से आ गई। कोई बिल नाम का माफिया है और वो कहता है कि टल्सा उसका है, लेकिन मैन फ्रेडी ने मना कर दिया क्योंकि टल्सा हमारे परिवार का है। हम लोग यहाँ पर किसी को भी टल्सा में नहीं आने देंगे और बाकी जो भी जाना चाहे वो अभी जा सकता है। फिर वो सब लोग यहाँ पर रुकने का डिसाइड करते हैं। फिर मैन फ्रेडी बोदी को कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, और बोदी भी मान जाता है। फिर मैन फ्रेडी अरमांड को कहता है कि हम सभी लोग गलेना जा रहे हैं
क्योंकि वहां पर हमें वाइन टरबाइन हाइड्रो पंप वीड फार्म का बिजनेस शुरू करना है। फिर वो अपनी टीम के साथ वहां से ग्लेना के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ गुडी जब अपने घर जा रहा था तो एक आदमी उसको घूरते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर गुडी उसको डरा देता है और वो आदमी वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ कार्ल अपने पास जैकी को बुलाता है। दरअसल जैकी कार्ल के पूरे खेतों के एक छोटे से हिस्से में खेती किया करता था। फिर कार्ल कहता है कि तुमने खेत में मेरी परमिशन के बिना ही वीड की जगह पर पपीज के फूलों की खेती की है, जान सकता हूँ क्यों? फिर जैकी बताता है कि इन फूलों से भी नशा होता है और हमें उनके काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। वो फूल इलीगल तो है ही, लेकिन मैंने काफी सारे लोगों को पैसे खिला दिए हैं। फिर कार्ल कहता है कि तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, अब जल्दी से तुम उनको वहां से हटा दो। फिर जैकी कहता है ठीक है, मैं हटा दूंगा। फिर वो बताता है कि मैंने 2 आदमियों को हमारे फार्म में चोरी करते हुए पकड़ा है और हमें उसे सजा देनी चाहिए। फिर कार्ल कहता है कि ये मेरा काम है और मैं खुद देख लूंगा। दूसरी तरफ बिल शूटिंग पर जा रहा था। तभी वहां पर उसकी पत्नी सैंडी आती है और कहती है कि हमारे आदमी कार्ल की बीवी लिंडा का फोन आया था, वो कल से घर वापस नहीं आया है। फिर ये बात सुनकर बिल भड़क जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। फिर सैंडी समझ जाती है कि वो मारा गया होगा, इसलिए वो पूछती है कि क्या वो कभी भी घर पहुंचेगा। बिल कहता है मुझे नहीं पता। फिर सैंडी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मैनफ्रेडी रास्ते में अपनी टीम के साथ था। फिर वो उन सब के फेवरेट म्यूजिक के बारे में पूछता है। बोदी कहता है कि मैं सिद्धू मूसेवाले को सुनता हूँ। फिर मिच कहता है कि मैं बब्बू मान के गाने सुनता हूँ। लेकिन मैनफ्रेडी कहता है हाँ, कभी मैं भी सुना करता था। फिर बोदी कहता है कि मैनफ्रेडी तुम लॉलीपॉप का नशा आजकल ज्यादा ही करते हो। ये बात सुनकर मैनफ्रेडी कहता है कि 4000 सालों पहले म्यूजिक की शुरुआत हुई थी और किसी ग्वाले ने एक बंसरी बजाकर म्यूजिक की शुरुआत की थी। ये बात सुनकर मिच हंसने लगता है। फिर मैनफ्रेडी अपनी पुरानी कहानियां सुनाने लगता है, लेकिन बोदी कहता है कि अब से कोई भी इसको लॉलीपॉप नहीं देगा। दूसरी तरफ अरमांड अपने रांच में काम में लगा था। तभी कार्ल वहां पर आ जाता है और अरमांड से मार्गरेट के बारे में पूछता है। अरमांड कहता है कि वो बाहर गई है और फिर वो उनको पैसों की हेल्प करने के लिए शुक्रिया भी कहता है। फिर कार्ल उसे थोड़े और पैसे देते हुए कहता है कि ये पैसे तुम अपने परिवार के लिए रखो, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि मैनफ्रेडी नशा कहाँ से खरीदता है। फिर अरमांड कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो फिलहाल ग्लेना में विंड फार्म के बिजनेस को शुरू करने के लिए गया है। फिर कार्ल कहता है अच्छी बात है और वहां से चला जाता है। अब अरमांड भी समझ गया था कि उसने कार्ल को ये बात बताकर गड़बड़ कर दी है। अगले सीन में हम चिकी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठा था। वो कहते हैं कि बिल और मैनफ्रेडी आपस में लड़ते रहेंगे और हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चिकी कहता है कि हम लोग उनके सामने कमजोर लग रहे हैं, हमें भी इस लड़ाई में हिस्सा लेना चाहिए। फिर उसका साथी कहता है नहीं, हम लोग कमजोर नहीं हैं, जरूर बिल हमसे इम्प्रेस होगा। फिर चिकी कहता है मेरे डैड भी कोई डेंजरस आदमी नहीं थे, बस लोग ही उनको डेंजरस समझते थे, लेकिन उनके मरने के बाद ही मुझे ये बिजनेस अच्छे से संभालने के लिए मिला, यानी कि उनके जिंदा रहते मैं भी कमजोर ही हुआ करता था। फिर चिकी बताता है कि जब मेरे डैड मरे तो उनके बाल बच्चों की तरह खड़े थे और साथ में वो तड़प रहे थे। ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उसकी बातों से लग रहा था कि शायद चिकी ने ही खुद अपने पिता को मारा होगा। फिर चिकी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई भी कमजोर समझे और फिर वो नशे में टल्ली होकर सो जाता है। दूसरी तरफ गुडी अपने घर पर वर्कआउट कर रहा था। तभी वो देखता है कि घर के बाहर सुबह वाला आदमी फिर से उसके घर पर नजर रखे हुए था, जिसको देखकर गुडी भड़क जाता है। दूसरी तरफ मैनफ्रेडी भी अपनी टीम के साथ ग्लेना पहुंच चुका था। फिर वहां जाकर वो अपने पुराने ड्रग सप्लायर जिमी से मिलता है, जिसके साथ वहां के इंडियन ट्राइबर का लीडर मैट हैट और उसका बेटा अहानु थे, जो वहां के सबसे बड़े फार्म के मालिक थे। फिर वो सभी लोग आपस में मिलते हैं और अपनी डील के बारे में बात करने लगते हैं। फिर मैट हैट कहता है कि तुम लोगों को मेरी जमीन वाइंड फार्म की एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए ही चाहिए ना, लेकिन बदले में मुझे उस एनर्जी का 20% चाहिए मेरे बाकी के फार्म में यूज करने के लिए। फिर मैनफ्रेडी उसकी ये शर्त मान जाता है। फिर अहानु कहता है कि हमें आपके वीड फार्म में भी प्रॉफिट का 20% हिस्सा चाहिए, लेकिन मैनफ्रेडी मना कर देता है। तभी मैट हैट बताता है कि मुझे एक और ऑफर भी आया है। ये बात सुनकर मैनफ्रेडी समझ जाता है कि वो ऑफर उसको कार्ल ने ही दिया होगा। फिर मैनफ्रेडी हंसने लगता है और कहता है कि हम लोग खुद यहाँ डील करने आए हैं, हमने फोन पर ऐसे ही अनाप शनाप ऑफर नहीं दिया। लेकिन मैट हैट कहता है कि तुम्हें हमारे खेतों में बिजनेस करना है तो हमको हमारा हिस्सा देना ही होगा। तभी अहानु मैनफ्रेडी को धमकाने लगता है
लेकिन मैन फ्रेडी कहता है कि एक बार हमें अपनी अपनी टीम से भी पूछ लेना चाहिए। फिर वो दोनों अपने अपने ग्रुप से बात करने लगते हैं। तभी बोधी कैलकुलेशन करके बताता है कि हमें इस चीज में फायदा तो होगा, लेकिन शुरुआत में हमें कोई खास फायदा नहीं होगा और अच्छे से बिजनेस चलाने में कम से कम 2 साल तो लग ही जाएंगे। फिर अपनी टीम से बात करने के बाद वो दोबारा मिलते हैं। फिर अहानू मैन फ्रेडी से बदतमीजी से बात करने के लिए माफी मांगता है। मैन फ्रेडी कहता है कोई बात नहीं, आप लोगों ने 20% हिस्सा मांगा है ना, तो शुरुआत में मैं आपको 10% हिस्सा दूंगा और इसके बाद हर साल 2% बढ़ाकर अगले 5 सालों में 20% कर दूंगा। तब तक हमारा पूरा बिजनेस भी अच्छे से चलने लगेगा। मैट हैट मैन फ्रेडी की ये शर्त मान जाता है। फिर मैट हैट कहता है कि हमें टरबाइन्स मशीन को चलाने के लिए पहले उसको ठीक करना होगा, जिसके लिए हमें गवर्नमेंट से 2.5 मिलियन का लोन लेना होगा ताकि हम उन मशीनों को ठीक कर सके। फिर मैन फ्रेडी खुशी खुशी मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी जो अब तक गुड़ी का पीछा कर रहा था, वो जैसे ही गुड़ी के घर के नीचे अपनी कार की डिग्गी खोलने जाता है तो गुड़ी उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम्हें बिल ने भेजा है क्या। फिर वो आदमी कहता है कि मुझे उबर ईट्स ने भेजा है। फिर गुड़ी देखता है कि वो एक डिलीवरी वाला है, इसलिए गुड़ी वहां से निकल जाता है। इतने में मैन फ्रेडी भी अपनी टीम के साथ वापस आ जाता है। इस समय उसके सभी साथी मैट हैट के 20% लेने से कंफ्यूज थे। तभी बोधी और मैन फ्रेडी उनको समझाते हैं कि हमारे मशीन्स को ठीक करके बिजनेस को शुरू करने में ही 5 महीने लग जाएंगे और उसके बाद मेरी बहन आकर वीड के बिजनेस को संभालेगी, क्योंकि ज्वाना इस बिजनेस में एक्सपर्ट है। वो ये काम स्कूल से करती आ रही है। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि हमें नई कार चाहिए होंगी। मिच कहता है कि इस बार तो हम लोग 200 कार खरीदेंगे। फिर टुल्सा वापस आकर मिच और मैन फ्रेडी डोनी के पास जाते हैं। डोनी उन्हें देखकर काफी खुश हो जाता है। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि तुम इस जगह को बेचने वाले हो, ऐसा मैंने सुना है। मुझे बताओ कि तुम साल का कितना कमाते हो। फिर डोनी उनको पूरा हिसाब किताब लिख कर देता है। मैन फ्रेडी पूछता है कि तुम्हें इस जगह के कितने पैसे चाहिए। फिर डोनी उनको वो भी लिख कर दे देता है, जो कि काफी बड़ी रकम थी। फिर डोनी कहता है कि इस जगह की असली कीमत इसके लाइसेंस की है, जिसके चलते तुम पूरे देश में कहीं पर भी 200 स्टोर खोल सकते हो। ये बात जानकर मैन फ्रेडी और मिच दोनों ही चौंक जाते हैं। फिर वो दोनों डोनी की डील को समझते हैं और 1 साल यहाँ पर रुकने के बाद इस लाइसेंस को मिच के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि क्या तुम इस शक्ल के आदमी से कार खरीदोगे। ये बात सुनकर मिच हंसने लगता है और डोनी मान जाता है। अगले सीन में हम चिकी को देखते हैं, जिसका फोन बज रहा था। फिर विंस देखता है कि चिकी नशे में सोया हुआ है, इसलिए वो चिकी का फोन खुद उठा लेता है। दरअसल वो फोन बिल का था। फिर विंस कहता है कि चिकी इस समय नशे में सोया हुआ है। फिर बिल कहता है कि तुम्हारा बॉस मुझे कोई डील ऑफर करने वाला था, लेकिन विंस कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती के चलते हुआ है। बिल कहता है कि तुम्हारे आदमी ने धोखा दिया, जिसके कारण मेरा एक आदमी मारा गया। लेकिन विंस कहता है कि मेरे पास एक और प्लान है, मैं तुम्हें इस बारे में बताने के लिए जल्दी ही फोन करूंगा। और इतना कहकर वो फोन काट देता है। अगले सीन में हम कार्ल और जैकी को देखते हैं। कार्ल कहता है कि मैंने काफी सोचा, तुम पपीज को यहाँ पर उगा सकते हो और तुम जो भी कमाओगे मुझे उसका 50% देना होगा। फिर जैकी कहता है कि हमारी ऐसी कोई भी डील नहीं हुई थी। फिर कार्ल कहता है कि वो मेरे खेत में उग रहे हैं, इसलिए मुझे 50% तो चाहिए ही होगा। लेकिन जैकी कहता है कि तुम मुझे धमका नहीं सकते। फिर वहां पर उन दोनों आदमियों को लाया जाता है जो उनके खेतों में चोरी कर रहे थे। फिर कार्ल कहता है कि तुम लोग चाइना से यहाँ पर अपनी बेहतर जिंदगी की तलाश में आए थे। मैंने तुम्हें खाना, पैसा और रहने के लिए जगह भी दी और बदले में मेरा सिर्फ एक ही रूल था कि यहाँ पर कोई चोरी नहीं करेगा। लेकिन तुम दोनों ने यहाँ पर चोरी की, जिसकी सजा तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। फिर जैकी उन दोनों को गोली मारकर खत्म कर देता है। ये देखकर कार्ल और भी चौंक जाता है। फिर जैकी कहता है कि कोई भी यहाँ पर चोरी नहीं कर सकता और कोई भी मुझे पपीज के बिजनेस के लिए मजबूर भी नहीं कर सकता। ये उसकी कार्ल को इनडायरेक्टली धमकी थी और फिर वो वहां से चला जाता है। अब इस बात से एक बात तो साफ हो गई थी कि जैकी कार्ल से भी ज्यादा खतरनाक आदमी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।